हम भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, और उनमें से हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है वो कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उत्तरी मैदानी प्रदेश या नर्दर्न प्लेन रीजन जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, उत्तरी मैदानी प्रदेश है कहाँ पर। हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो किया था वो तो यहाँ उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में स्थित था, नर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब हम बात करेंगे नर्दर्न प्लेन रीजन की, जो राजस्थान वाले भाग से होते हुए यहाँ पंजाब, हरियाणा और इस पूरे भाग में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, और पश्चिम बंगाल से आगे असम तक ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके कारण विस्तृत है। तो ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश, नर्दर्न प्लेन रीजन, और इस नर्दर्न प्लेन रीजन को आज हम देखने वाले हैं। अब इसका विस्तार कितना है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितना चौड़ा है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए, वैसे अगर हम देखें इंडिया का ये राजस्थान का ये वाला मैदान, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र अगर ना जोड़ा जाए इसमें, तो उस स्थिति में ये जो प्लेन रीजन है इनका विस्तार हमें लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक देखने को मिलता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। पर क्योंकि हम राजस्थान का मैदान या मरुस्थलीय भाग जो है उसको भी इसी के साथ देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर जब एक साथ देखते हैं राजस्थान का मैदान वाला भाग और वो सब, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा विस्तार जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर राजस्थान के मैदान आदि सबको जोड़कर, आसपास का जो प्लेन रीजन है सबको जोड़कर अगर देखेंगे, मरुस्थल वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, पश्चिम से लेकर और पूरब तक। ये 3200 किलोमीटर की दूरी सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से लेकर और ऐसे घुमाव के साथ टोटल डिस्टेंस है। तो यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इनका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर की दूरी तक है, क्योंकि हम इसमें मरुस्थलीय प्रदेश इसी के साथ देख रहे हैं। यदि कहीं पर आप मरुस्थलीय प्रदेश को हटाकर बताएं मैदानों को, तो उस स्थिति में आप लगभग 2400 या 2500 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस या दूरी बता सकते हैं पश्चिम से पूरब तक की। तो ये है मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र जो है, जिस तरह से हमने हिमालय पर्वत में देखा था कि हिमालयन माउंटेन की चौड़ाई ज्यादा कहाँ है, पश्चिम में है, और पूरब में जाते जाते हिमालयन माउंटेन सकड़े हो जाते हैं, उसी तरह से प्लेन्स में भी, मैदानों में भी चौड़ाई आपको पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ, वैसे वैसे मैदान सकड़े होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ इतने चौड़े मैदान है, जबकि आप असम की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे मैदान जो है वो काफी सकड़े हो जाते हैं, काफी नैरो हो जाते हैं प्लेन्स। तो विड्थ वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में विड्थ कम है। अब प्लेन रीजन कैसे बना, या कहीं पे भी मैदानी क्षेत्र किस वजह से बनता है, तो सामान्यतः मैदानी क्षेत्र तब बनता है जब नदियां पर्वतों से आती है, नदियां अपने साथ अवसाद या छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो लेकर आती है, और बारीक अवसादों को जहां नदी बिछा देती है, फैला देती है, वो क्षेत्र धीरे धीरे मैदान में परिवर्तित हो जाता है। भारत में ये मैदानी क्षेत्र कैसे बना? भारत में अगर हम देखें, हिमालय पर्वत जो है वो तो बना था तृतीय युग में, तृतीय युग जिसको हम कहते हैं टर्शरी पीरियड। टर्शरी पीरियड में हिमालय पर्वत बना था, और हिमालय पर्वत के बाद ये भारत का मैदानी क्षेत्र बना है चतुर्थ युग में। चतुर्थ युग में ये जो बना है मैदानी क्षेत्र, ये भारत का सबसे नवीनतम भौगोलिक भाग है या भौतिक प्रदेश है, नवीनतम या लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, हिमालय से भी नया है। चतुर्थ जो युग है इसको क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं, क्वाटरनरी पीरियड। तो ये फोर्थ जो लास्ट जो पीरियड है उसमें बना है ये, इसीलिए सबसे नवीनतम भाग है। अब बना कैसे है? हिमालय पर्वत से जो नदियां निकली, या हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ था, जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन हुआ, तो सारे सेडिमेंट्स जो है वो ऊपर चढ़ के और पर्वतों के निर्माण में काम आ गए। तो टेथिस सी जो थी, टेथिस सी में जो भी सेडिमेंट्स वगैरह थे, सारे ऊपर चढ़कर और हिमालय के निर्माण में योगदान करने लगे। और जब टेथिस सी के सेडिमेंट्स हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन में योगदान किया उन्होंने, तो उस स्थिति में हिमालय के ठीक दक्षिण में या साउथ में, हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया की तरफ वाला, उसके ठीक आगे ये टेथिस सी वाला कुछ डिप्रेशन था, यहाँ पे इस तरह का गर्तनुमा या फिर एक नीचा क्षेत्र था,
ये नीचा क्षेत्र क्यों था? क्योंकि यहाँ टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे पहले, पर वो अवसाद जो है फोल्डिंग के दौरान हिमालय पर्वत के निर्माण में काम आ गए, ऊपर चढ़ गए, इसी वजह से यहाँ इस तरह का डिप्रेशन था। फिर हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वो निरंतर इस डिप्रेशन में आकर पानी के साथ साथ सेडिमेंट्स लेकर आई, अवसाद लेकर आई जल के साथ साथ, और ये अवसाद जो है सेडिमेंट्स धीरे धीरे जमते रहे और कंटिन्यूसली जब ये सेडिमेंट्स जमे तो एक समय ऐसा आया जब ये डिप्रेशन या ये जो गड्ढा है या ये गर्त जो है इसमें खूब सारे सेडिमेंट्स भर गए और ये पूरा का पूरा जो है अवसादों से भरकर और समतल मैदान में परिवर्तित हो गया, फ्लैट प्लेन्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से भारत का ये जो नवीनतम प्रदेश है, सबसे लेटेस्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो जब कभी भी हम हिमालय पर्वत के महत्व के बारे में लिखते हैं तो ये भी लिखा जाता है अक्सर कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है यदि वो अवसाद जमा ना करती तो भारत का ये जो वृहत मैदानी क्षेत्र है या ग्रेट प्लेन्स जो है इंडिया के, इनका फॉर्मेशन नहीं होता। और अगर मैदान नहीं होते तो कृषि और जनसंख्या के निवास के लिए कोई प्रमुख स्थान भारत में अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह से सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ये जो प्लेन रीजन है इंडिया का ये बना है। और यहाँ अगर हम मैदानी क्षेत्र में देखें कि अवसादों का जमाव जो है वो कितनी गहराई तक हुआ है, कितने डेप्थ तक ये सेडिमेंट्स जमे हुए, तो अभी जो सतह वाला भाग है उससे नीचे तक काफी गहराई तक सेडिमेंट्स अवसाद जमे हुए हैं और अवसादों की जो जमाव की गहराई है, डेप्थ ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन लगभग 2000 मीटर है। 2000 मीटर की गहराई तक आपको अवसादों का जमाव देखने को मिलेगा। अब इस मैदानी क्षेत्र की अन्य जो प्रमुख चीजें हैं उनको देखते हैं कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और ये सब। अब देखिए मैदानी क्षेत्र पश्चिम से पूर्व तक 3200 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, जैसा मैंने अभी आपको बताया राजस्थान वाले पार्ट को इंक्लूड करने के बाद। और यदि हम मैदान का ढाल देखें तो प्लेन रीजन जो है उसकी एक खास बात ये होती है कि मैदानी क्षेत्र में ढाल बहुत मंद होता है, जेंटल होता है। माउंटेन्स जो होते हैं उनमें स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, तीव्र ढाल, जबकि मैदानी जो क्षेत्र होते हैं प्लेन रीजन उनका स्लोप बहुत ही जेंटल होता है। तो यहाँ काफी मंद ढाल है और ये ढाल हर जो भाग है मैदान का उसका अलग अलग है। जैसे अगर आप राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का ढाल देखें, पश्चिमी राजस्थान का, तो यहाँ लूनी जैसी नदियां जा रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, तो इस हिस्से का स्लोप इस तरफ है। और यदि हम पंजाब हरियाणा वाले इस प्लेन की बात करें सतलज के मैदानी क्षेत्र में, तो इसका भी ढाल किस तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। और गंगा के मैदान की अगर बात करें, गंगा फ्लो हो रही इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, तो गंगा के प्लेन रीजन का जो स्लोप है वो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से बहते हुए आती है भारत में ऐसे, तो इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो इस तरह से हर एक जो सेक्शन है प्लेन्स का उसके अलग अलग स्लोप का डायरेक्शन अलग अलग है, पर सामान्यतः मंद ढाल है सभी जगह। अब इस मैदानी क्षेत्र में चौड़ाई की अगर बात करें, पश्चिम में ज्यादा है, जो कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई जो हमें देखने को मिलती है वो लगभग 480 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा, सबसे ज्यादा जो चौड़ाई वाला भाग है वो वेस्ट में है और इतना चौड़ाई मिलती है, सबसे अधिकतम जो देखने को मिलती है 480 किलोमीटर। और जो ईस्टर्न साइड है वहां पर 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो जाती है कुछ क्षेत्रों में चौड़ाई। बट जो ज्यादातर भाग है मैदान का वहां पर ये एक्सट्रीम सबसे ज्यादा और सबसे कम वाली विड्थ या चौड़ाई नहीं देखने को मिलती। ज्यादातर मैदानी भाग में 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलती है अधिकतम मैदानी भाग में। तो विड्थ जो है ज्यादातर 240 टू 320 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अब इसके अलावा और देखिए गहराई, मैंने अभी आपको बताया कितने गहराई तक जमे हुए हैं अवसाद या सेडिमेंट्स, तो 2000 मीटर की गहराई तक आपको अवसाद या सेडिमेंट्स का डिपोजिशन या जमाव देखने को मिलेगा। मैदानों की हाइट जो है वो अक्सर ज्यादा नहीं होती है और इस प्लेन रीजन की भी हाइट ज्यादा नहीं है, लगभग आप कह सकते हैं 200 मीटर के आसपास औसत स्तर पे इसकी हाइट है या ऊंचाई है समुद्र तल से, सी लेवल से। और अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें एवरेज बेसिस पर तो 185 मीटर। बट आपको ये एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको राउंड फिगर में 200 मीटर भी याद करेंगे तो भी काफी होगा। तो ये याद करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि 200 मीटर ऊंचाई है और गहराई 2000 मीटर है।
तो गहराई, जमाव की गहराई 2000 मीटर, ऊंचाई लगभग मैदान के औसत स्तर पर 200 मीटर के आसपास। चौड़े ज्यादा है पश्चिम में, पूर्व में चौड़ाई कम, और ज्यादातर भागों में चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर, 242 320 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट जो इसका एक्सटेंशन है वो 3200 किलोमीटर का है। तो ये कुछ डायमेंशंस हो गए प्लेन रीजन के, मैदानी क्षेत्र के। अब देखिए ये जो मैदानी भाग है, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको चीजें बताई, नवीनतम प्रदेश है, चतुर्थ युग में बना है, क्वाटरनरी पीरियड में बना है, ये सबसे नया प्रदेश है भारत का, इवन हिमालय के भी बाद में बना है। अब ये कब बना है? चतुर्थ युग में। वैसे अभी आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर याद नहीं है तो भी प्लीस्टोसीन जो पीरियड है उसमें बनी है ये। चतुर्थ युग में जो प्लीस्टोसीन पीरियड है उसमें इसका निर्माण हुआ है। और अब जो है अगर आगे देखें, ये कितनी एरिया में फैला हुआ है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, और पूरा टोटल जो एरिया है, क्षेत्रफल कितना है इस मैदानी क्षेत्र का, तो वो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। विश्व के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है ये। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला सम्मिलित रूप से, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड प्लेन रीजन है। इतना बड़ा जलोढ़ मैदान और एक साथ इसका विस्तार, ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जहाँ पे भी जलोढ़ मैदान होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं, और ऐसे फर्टाइल प्लेन्स का यूज किया जा सकता है किसमें? कृषि में, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र जो है वो यही है। और समतल मैदान जो होते हैं वहां पर निवास के लिए भी सुविधा उपलब्ध होती है, बहुत इजीली यहाँ पर हाउस बनाए जा सकते हैं, घर बनाए जा सकते हैं, लोग रह सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की, आपको इसी प्लेन रीजन में देखने को मिलेगी। आपको पता है इसी प्लेन रीजन में यूपी, बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र भी है और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का काफी ज्यादा है। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन प्लेन रीजन का। अगर आपको इसको नोट्स में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? यह भारत का नवीनतम प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से चतुर्थ युग में हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत प्रदेश है, जिसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में कम, और अधिकतम भागों में चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर। इस क्षेत्र में जलोढ़ अवसादों का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। मंद ढाल वाले ये मैदानी क्षेत्र जो हैं, इनकी ऊंचाई औसत स्तर पर लगभग 200 मीटर के आसपास पाई जाती है। तो ये सब लिखेंगे, प्लस उसके साथ लिखेंगे यह विश्व के सबसे विस्तृत मैदानी क्षेत्र है तथा भारत के प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र एवं जनसंख्या निवास यहाँ पे अत्यधिक पाया जाता है। तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं प्लेन रीजन में। इंग्लिश में अगर बात करें, इट इज द लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विच इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स. It was formed in Quaternary period. It extends over an area of 7 lakh square kilometer. Its width is more in western part and less in eastern part, and most of the parts have width of around 240 to 320 kilometer. The deposition of alluvial sediments is found up to the depth of 2000 meter, and it has gentle slope with an average height of around 200 meter, and it is very useful as agricultural land or agricultural region, and most of the population resides in this region of India. So ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब इस प्लेन रीजन में यदि देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भाग हैं जिनके अलग अलग स्लोप्स हैं। ढाल सब एक क्षेत्रों के अलग अलग देखने को मिलते हैं मैदान में, और ढाल आदि के आधार पर ही इस मैदानी क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब ये जो विभिन्न भाग हैं, जैसे कि हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखा था, हिमालयन माउंटेन रीजन, उसमें हमने देखा था एक तो भौगोलिक विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन। एक तो हिमालय का हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन देखा था, दूसरा हमने रीजनल डिवीजन देखा था। वैसे ही हम प्लेन्स का भी दोनों तरह का डिवीजन देख सकते हैं। तो एक तो प्लेन्स का ज्योग्राफिकल डिवीजन होगा, ज्योग्राफिकल भौगोलिक, और दूसरा जो मैदानों का होगा डिवीजन वो होगा रीजनल प्रादेशिक।
अब ज्योग्राफिकल या भौगोलिक विभाजन में मैदानों में हम क्या देखेंगे? ज्योग्राफिकल डिवीजन में हम देखेंगे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये जो प्रदेश हैं, ये रीजन्स, ये हम ज्योग्राफिकल रीजन्स में देखेंगे। और रीजनल या प्रादेशिक भाग जो है मैदान के, प्रादेशिक भाग ये वाले हैं। और प्रादेशिक भाग में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? इसमें पहला भाग तो है ये राजस्थान के मैदान, राजस्थान प्लेन्स। दूसरा जो भाग है इसका वो है ये, जिसे कहते हैं सतलज के मैदान, सतलज प्लेन्स। तीसरा जो मैदानी भाग है वो है ये, जिसे कहते हैं गंगा का मैदान, गंगा प्लेन्स। और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो ये है, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये चार प्रदेश या प्रादेशिक आधार पर मैदानों के ये चार भाग हैं। इन चारों भागों को एक एक करके हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफिकल डिवीजन देखेंगे, जिसमें हम खादर, बांगर, भाबर वगैरह जो है, तराई, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है राजस्थान का मैदान, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान में विस्तृत है। और राजस्थान में भी कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी के ठीक पश्चिम में स्थित है ये मैदान। यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी का अगर भाग हम माने, ये अरावली माउंटेन रेंज है। इस अरावली पर्वत के ठीक वेस्टर्न साइड में जो प्लेन रीजन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा प्लेन रीजन कहलाता है राजस्थान का मैदान। और जब हम मरुस्थलीय प्रदेश देखते हैं या फिर भारत का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें भी हम इसी सेक्शन की बात करते हैं। इस भाग को अगर देखें तो ये अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यहाँ दो तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है, शुष्क और अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड। शुष्क परिस्थितियां भी हैं यहाँ पर और यहाँ अर्धशुष्क परिस्थितियां भी हैं। अब कहाँ पर अर्धशुष्क और कहाँ पर शुष्क परिस्थितियां हैं वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये अरावली पर्वत के ठीक आगे यहाँ एक 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ये जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं आइसोहाइट लाइन। आइसोहाइट लाइन जो है या समवर्षा रेखा, ये समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है। जैसे अगर हम मान लें ये राजस्थान है और राजस्थान में ये अरावली पर्वत है, यहाँ ये वाला जो पूरा भाग है, अरावली पर्वत वाला जो भाग है, वहां पे 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। मतलब अरावली पर्वत वाले रीजन में 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो ये पूरा अरावली वाला रीजन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन है। और फिर उसके आगे अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो भी रीजन्स हैं, जैसे ये भाग, ये सारी प्लेसेस जो हैं, इन सारी प्लेसेस में 25 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों को, प्लेसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, जिसको कहते हैं आइसोहाइट लाइन या फिर समवर्षा रेखा, क्योंकि ये समान वर्षा वाले रीजन्स को, क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है। और यहाँ पर जो राजस्थान के पश्चिमी भाग को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की। तो ये वाला जो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच वाला पार्ट है, मतलब अरावली और 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन के बीच वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ये सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है। और उसके ठीक वेस्ट में जो पार्ट है राजस्थान का, ये वाला, ये पूरा भाग ऐसा है जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और जहां पे भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र। और शुष्क क्षेत्र जो है, वहां पर जहां भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, वो होता है मरुस्थल, डेजर्ट। तो अगर हम देखें राजस्थान के वेस्टर्न साइड में, अरावली के ठीक पश्चिम में जो मैदान है, वही राजस्थान के मैदान है। और राजस्थान के मैदान को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं।
अरावली माउंटेन और 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा के बीच में अर्ध शुष्क सेमी एरिड रीजन है, और 25 सेंटीमीटर की जो आइसोहाइट लाइन है उसके और पश्चिम में चले जाएं तो मरुस्थल वाला भाग है जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है और वो शुष्क प्रदेश है। तो इस तरह से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस प्लेन रीजन को। इस प्लेन रीजन की इस राजस्थान के मैदानी क्षेत्र की और अगर बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र शुष्क परिस्थितियों वाला है, और इस मैदानी क्षेत्र में लूनी जैसी एक प्रमुख नदी बहती है। तो इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान वाले सेक्शन की लूनी मेजर रिवर है, और लूनी रिवर के साथ साथ शुष्क परिस्थितियों में यहाँ पर कई सारी सलाइन लेक्स देखने को मिलती है, बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती हैं, लवणीय झीलें हैं इस भाग में। अब ये जो दो पार्ट्स हमने राजस्थान के मैदान के डिस्कस किए, इसमें ये वाला जो अर्धशुष्क वाला भाग है जहां पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, इस सेक्शन का नाम है राजस्थान बागर। राजस्थान बागर कहते हैं इसको, बांगर नहीं बागर, राजस्थान बागर। और ये जो वेस्टर्न साइड में 25 सेंटीमीटर के ठीक आगे पश्चिम में जो भाग है, जो 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट लाइन संवर्षा रेखा और रेड क्लिफ लाइन मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसके और 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा के बीच में है। यहाँ पर मरुस्थली परिस्थितियां हैं, इसलिए इसको कहते हैं मरुस्थली। इवन इंग्लिश में भी इसको मरुस्थली कहेंगे, मरुस्थली। तो राजस्थान के मैदान के दो भाग हैं, राजस्थान बागर और मरुस्थली। मरुस्थली में शुष्क परिस्थितियां, राजस्थान बागर में अर्ध शुष्क परिस्थितियां, और कई सारी लवणीय झीलें हैं इस क्षेत्र में, और लूनी जैसी प्रमुख नदी है। तो ये है राजस्थान का मैदान। अच्छा, राजस्थान के मैदान में जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा है चीज, एक तो शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियां, यहाँ पर एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस है। अब स्लोप ढाल हमने डिस्कस नहीं किया, ढाल देखते हैं। यहाँ पर जो लूनी नदी बहती है वो लगभग अरावली पर्वत से निकलकर इस तरह से आगे जाती है। तो यदि आप किसी भी मैदान में किसी नदी का प्रवाह देखें, फ्लो देखें रिवर का, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में उस प्लेन रीजन का स्लोप है। तो लूनी नदी अगर इस तरह से बहती है तो अगर हम स्लोप देखें तो ये है नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये जो अरावली के पश्चिम में मैदान है, इसका स्लोप, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कैसे पता चला? नदियों के माध्यम से पता चलता है। कई सारी लवणीय झीलें हैं यहाँ, और लूनी जैसी प्रमुख नदी भी यहाँ देखने को मिलती है। और इस मैदानी क्षेत्र के जो दो भाग हैं वो देखिए, एक तो है राजस्थान बागर, ये जो अर्धशुष्क है, और दूसरा शुष्क प्रदेश जिसे कहते हैं मरुस्थली। राजस्थान बागर कहाँ से कहाँ तक है? ये अरावली पर्वत से लेकर 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा तक है, आइसोहाइट लाइन के बीच में है। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 टू 50 सेंटीमीटर। और यदि देखा जाए मरुस्थली वाला भाग तो ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन और रेड क्लिफ रेखा के बीच में है, और यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये हो गया राजस्थान का मैदानी क्षेत्र। अब राजस्थान के मैदान के बाद दूसरा जो प्रमुख मैदानी क्षेत्र है प्रादेशिक आधार पर, रीजनल बेसिस पर, तो दूसरा पार्ट जो पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है उसे कहते हैं सतलज का मैदान। अब देखिए सतलज का मैदान कहाँ पर है मुख्य रूप से। तो यदि आपने पॉलिटिकल मैप ढंग से याद किया इंडिया का तो आपको ये स्टेट समझ में आ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया उनको करना चाहिए, एटलीस्ट भारत के बारे में तो डिटेल से जानो, बाकी देशों के बारे में ना सही। ये जो है ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये पूरा पंजाब है, ये है हरियाणा, ये है यहाँ राजस्थान, आगे यहाँ ये दिल्ली है, ये यूपी आ जाता है, ये उत्तराखंड है जहाँ से प्रमुख नदियां निकलती हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला सेक्शन, और यहाँ ये छोटा सा क्या है, ये उत्तराखंड के आगे आ जाता है नेपाल। तो इस मैप में जो दिख रहे हैं राज्य वो ये है। अब हम यदि राज्यों की बात तो हमने देख ली है, तो अगर हम सतलज के मैदान की बात करें तो ये प्लेन्स कहाँ विस्तृत हैं? तो ये प्लेन्स जो है ये पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा में पाए जाते हैं, यहाँ पर विस्तृत है पंजाब हरियाणा वाले सेक्शन में। तो ये यहाँ पर सतलज के मैदान है इस पूरे भाग में।
अब सतलज के मैदान में अगर हम देखें तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? सतलज नदी है। सतलज और उससे उसके आसपास वाली नदियां और उससे उसकी सहायक नदियां जो है वो इस प्लेन रीजन का प्रमुख भाग है। जो सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरी और उसके नियर बाय जो रिवर्स हैं वो सब इसका पार्ट है। यहाँ पर एक मेजर रिवर आती है सतलज, उसकी वजह से ये मैदान बनते हैं। प्लस यहाँ पर ये सतलज रिवर का जो फ्लो है, अगर इसका बहाव देखेंगे आप तो इस तरह से बहाव होता है सतलज नदी का, और आगे जाकर पाकिस्तान में जाने के बाद ये इंडस रिवर से मिलती है, सिंधु नदी से। तो इसका यदि आप स्लोप देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व से जा रही है दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती है सतलज रिवर। इसका मतलब इस मैदान का, इस प्लेन रीजन का स्लोप क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये पंजाब हरियाणा में स्थित मैदान है जिसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जिसका ढाल देखने को मिलता है। और अब देखिए यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उन नदियों के बीच बीच में जो मैदान के भाग हैं उसके अलग अलग नाम क्या हैं। तो सतलज के प्लेन को अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब अलग अलग भाग देखें उससे पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, दो नदियां कहीं पे भी अगर बहती हैं, भले वो आगे जाकर मिले चाहे नहीं मिले, दो नदियों के बीच में जो मैदान होता है, जैसे ये दो रिवर्स हैं, इनके बीच का ये जो मैदानी भाग है, इस प्लेन रीजन को कहा जाता है दोआब। दोआब, दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं दोआब। आब मतलब होता है वाटर, जल। दो मतलब यहाँ दो नदियों के बीच के जल की बात हो रही है। पंजाब का जो नाम है पंज आब, क्योंकि वहां पर 5 नदियां बहती थी। कब? जब इंडिया जो है एक यूनाइटेड था और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था इंडिया से, तब पंजाब वाला जो भाग है उसमें 5 प्रमुख नदियां थी, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। और अब जो है इंडिया में कुछ ही नदियां रह गई है उनमें से, और दोआब की अगर बात करें तो इंडिया में 2 ही प्रमुख दोआब रह गए हैं, बाकी दोआब कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो दोआब का मतलब है नदियों के बीच के मैदान। अब ये जो है दोआब यहीं पर पंजाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंडिया वाला जो पंजाब का सेक्शन है उसमें 2 दोआब है। अब उनके नाम क्या है वो अभी देखते हैं। तो देखिए, ये जो सतलज के मैदान है पंजाब हरियाणा राज्य में है, दोआब यहाँ पर स्थित है। अब कौन कौन से दोआब हैं और किन नदियों के बीच में है? तो यहाँ पर ये नदी अगर देखें आप, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है, पंजाब के और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर रीजन से होते हुए आगे जाती, इस नदी का नाम है रावी। रावी नदी आगे जाकर पाकिस्तान में जाने के बाद सिंधु नदी से मिलती है। रावी नदी के अलावा दूसरी जो प्रमुख नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे आती है पंजाब तक, और पंजाब में आने के बाद दूसरी एक नदी है सतलज, उससे मिलती है। तो ये नदी जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाती, इस नदी का नाम है व्यास। व्यास नदी के बाद यहाँ ये है सतलज। सतलज नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है। फिर एक और नदी यहाँ पर हमें देखनी है, ये सतलज है। सतलज के बाद देखिए ये नदी जो है ये मुख्य रूप से निकलती है शिमला कालका की पहाड़ियों से और आगे आती है राजस्थान के उत्तरी भाग तक आकर समाप्त हो जाती है। इसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद एक और यहाँ पर नदी है जिसका नाम है यमुना। अब देखिए, इन नदियों के बीच में कुछ कुछ मैदानी भाग है पंजाब हरियाणा में जिनके अलग अलग नाम है। सबसे पहले रावी और ब्यास के बीच में जो मैदान है वो एक दोआब है, क्योंकि बहुत नजदीक है दोनों नदियां। तो यहाँ का ये जो दोआब क्षेत्र है उसका नाम क्या है वो देखिए, बारी दोआब कहा जाता है। अब बारी दोआब जो है व्यास और रावी के नाम को जोड़कर बना है। इंग्लिश में अगर देखें तो व्यास और रावी, रावी ऊपर है व्यास नीचे है, रावी और व्यास को जोड़ के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसे कहते हैं बारी। बारी, तो बारी का जो मैदानी क्षेत्र है रावी और ब्यास के बीच में है, और कहाँ पर है? लोकेशन देखिए, ये यहाँ पर है पंजाब के उत्तरी भाग में। फिर ब्यास और सतलज के बीच में जो मैदानी भाग है उसे कहते हैं बिस्त। ये बिस्त का मैदानी भाग है, दोआब है बिस्त नाम का। बिस्त नाम का दोआब यहाँ स्थित है लगभग। और फिर उसके बाद ये जो सतलज और घग्गर नदी है, सतलज और घग्गर नदी के बीच में ये जो मैदान है पंजाब का, इस पंजाब के मैदानी भाग को कहते हैं मालवा का मैदान। मालवा का पठार अलग जगह है, वो एमपी में है। यहाँ किसकी बात हो रही है? मालवा के मैदान की, जो यहाँ पंजाब में है सतलज और घग्गर नदी के बीच में।
तो ये है मालवा का मैदान। फिर उसके बाद घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में हरियाणा वाला जो सेक्शन है, इस हरियाणा वाले भाग में है हरियाणा भिवानी बागर। हरियाणा भिवानी बागर ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो सतलज का मैदान है इसके अलग अलग भाग हैं, और ये अलग अलग भाग क्या है, बारी बिस्त नाम के दो दोआब हैं यहाँ पर। उसके अलावा मालवा का मैदान भी इसी का पार्ट है, और हरियाणा भिवानी बागर जो है ये भी इसी का पार्ट है। आप अगर एटलस में देखेंगे पंजाब वाला मैप, पंजाब हरियाणा वाला मैप, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे, बारी बिस्त, मालवा का मैदान, हरियाणा भिवानी बागर आदि सब कुछ। तो ये है सतलज का मैदान। सतलज के मैदान की खास बात एक ये है कि ये दोआब वाला क्षेत्र है, बहुत फर्टाइल होता है दोआब वाला क्षेत्र, क्योंकि दोनों तरफ नदियां होती हैं, काफी उपजाऊ मैदान होता है। नदियां जो बारीक अवसाद लाती है, गाद लेकर आती, कांप मिट्टी जो लेकर आती है, तो बहुत फाइन सेडिमेंट्स वाली ये जो सॉइल है ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। और उपजाऊ होने के कारण इंडिया में जितने भी प्लेन रीजन है, प्रादेशिक आधार पर जो हम देख रहे हैं, राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के, उनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान ये हैं। और इन मैदानों का विस्तार ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैले हुए, क्योंकि गंगा का मैदान सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये सतलज का मैदान ज्यादा एरिया को कवर नहीं करता है, बट जितना भी है उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस मैदानी क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं उत्पादकता। तो इस मैदान की उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है पूरे इंडिया में। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, बट हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है इस प्लेन रीजन का, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, मतलब सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है इस मैदानी क्षेत्र में, सर्वाधिक उत्पादन नहीं पाया जाता। उत्पादन तो उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, प्रोडक्शन उस एरिया में ज्यादा होता है जहां बहुत बड़े एरिया में खेती की जाए। ये एरिया छोटा है, तो गंगा के मैदान जितना उत्पादन यहाँ पे नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता। पर अगर आप गंगा के मैदान के पर यूनिट एरिया को, गंगा के मैदान के पर यूनिट एरिया को या सतलज के मैदान के पर यूनिट एरिया को कंपेयर करें, तो जितना एक इकाई क्षेत्रफल में गंगा के मैदान में जितना उत्पादन होता है, उससे ज्यादा उत्पादन सतलज के मैदान में होता है। मान लीजिए हम 1 हेक्टेयर जमीन देखें, तो 1 हेक्टेयर जो सतलज के मैदान की जमीन है, और उतनी ही 1 हेक्टेयर अगर आप गंगा के मैदान की जमीन की तुलना करें, तो सतलज के मैदान में ज्यादा खेती होगी या ज्यादा उत्पादन होगा तुलनात्मक रूप से। तो इसका मतलब पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ ज्यादा हो रहा है, सतलज के मैदान में हो रहा है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है सतलज के मैदान में। पर उत्पादकता तो सतलज के मैदान की ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा है, बट गंगा का मैदान बहुत बड़ा है, इसलिए प्रोडक्शन उत्पादन गंगा के मैदान में ज्यादा होता है। तो ये प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्लोप हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। सर्वाधिक उत्पादकता या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इस प्लेन रीजन में पाई जाती है। तो ये हो गए सतलज के मैदान। अब सतलज के मैदान तो हमने देख लिया, और हमने ये भी देखा कि भारत में केवल 2 ही दोआब बचे हैं, जो कि है बारी और बिस्त। इसके अलावा और कौन से दोआब थे पहले, या और बाकी जो 5 दोआब है उनके नाम क्या हैं सबके, तो उनके नाम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या नाम है इनके। तो अब 5 दोआबों के नाम देखेंगे हम। सबसे पहले आप नदियां देखिए, ये यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, इंडस। सिंधु के ठीक आगे यहाँ पर है झेलम नदी, ये झेलम। झेलम के ठीक आगे यहाँ पर है ये चिनाब नदी, चिनाब या चिनाब, चिनाब नदी। चिनाब नदी के ठीक आगे यहाँ पर है ये रावी नदी। और उसके बाद ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी। फिर आगे ये आ जाती है सतलज नदी, सतलज। तो अब नदियां देख लिए, तो नदियों के बीच में जो दोआब है उनको देखते हैं।
तो यदि आप देखें, ये सिंधु और झेलम, इंडस और झेलम रिवर के बीच में जो दोआब है उसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, या फिर हिंदी में इस तरह से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिंधु सागर ही कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। उसके बाद झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो है वो है छाछ दोआब, छाछ नाम का दोआब। फिर चिनाब और रावी के बीच में जो है उसे कहते हैं रेचना दोआब, रेचना दोआब। उसके बाद आप देखिए, रावी और ब्यास के बीच में हम पहले ही देख चुके हैं, बारी नाम का दोआब है, बारी। और ब्यास और सतलज के बीच में यदि देखें तो बिस्त नाम का दोआब है, ये भी हमने अभी सतलज के मैदान में देखा। तो 5 जो दोआबों के नाम है वो क्या क्या है? एक तो है सिंधु सागर दोआब, जो किसके बीच में है? सिंधु सागर दोआब है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में। फिर उसके बाद आ जाता है छाछ दोआब, और ये छाछ दोआब किसके बीच में? झेलम और चिनाब के बीच में। फिर आ जाता है रेचना दोआब, जो किसके बीच में? चिनाब और रावी के बीच में। फिर आ जाता है बारी, और 5वां आ जाता है बिस्त। तो ये 5 दोआब हैं। इनमें से ये वाले जो हैं सिंधु सागर, छाछ और रेचना, ये जा चुके हैं पाकिस्तान के कंट्रोल में, और ये जो बचे हैं बारी और बिस्त, ये इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ है? ये पंजाब में। जिस तरह से इंडिया में पंजाब नाम का एक राज्य है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब वाले सेक्शन में जा चुके हैं ये वाले जो बाकी बचे हुए 3 दोआब हैं, और पंजाब का नाम पंजाब इन्हीं दोआबों की वजह से पड़ा है। तो ये हो गए सिंधु सागर वगैरह दोआबों के नाम। दोआब के नाम के बाद अब एक और चीज हम देखते हैं। देखिए, जो नदी होती है, नदी के ठीक पास वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रिवर फ्लो कर रही है, ये नदी बह रही है, इस नदी के जो दोनों तरफ भाग होगा उसकी ऊंचाई अलग अलग होगी। जैसे नदी के ठीक पास वाला जो एरिया है, ठीक नजदीक वाला क्षेत्र, उसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, और नदी से थोड़ा दूर जब जाते हैं तो धीरे धीरे अवसादों का जमाव थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो ये नदी से थोड़ा दूर जाते हैं, ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो यदि हम यहाँ देखें, इस रिवर को यदि देखा जाए तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये नीचा है, नदी के दोनों पास, किनारों के पास, और उसके बाद ये सीधा ऊंचा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है नदी के ठीक ऊपर की तरफ। नदी के पास ये जो नीचा क्षेत्र है, बिल्कुल नजदीक नदी के जो है, इसे कहते हैं खादर। आगे हम और डिस्कस करेंगे। इसे खादर कहा जाता है, नदी के ठीक पास वाले बारीक अवसादों वाले क्षेत्र को। और ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, थोड़ा सा जो खादर से ऊपर देखने को मिलता है, ये वाला, ये पूरा ऊंचा जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं बांगर। ये तो खादर जो है वो नदी के पास बना होता है, नए अवसादों से बनता है। हर साल नदी में जब मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी होता है नदी में, तो जलस्तर बढ़ जाता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है रिवर का, और नदी जो है केवल अपने प्रवाह मार्ग में ही नहीं बहती, अपने चैनल में ही नहीं बहती, उसका पानी आसपास स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाता है। और फिर उसके बाद जब पानी वापस जलस्तर नीचे जाता है तो पानी वापस से फ्लो होने लगता है अपने मार्ग में। तो जब भी कभी नदी का पानी ओवरफ्लो होता है या फिर बाहर निकलता है तो इस क्षेत्र में फैलता है, और फिर इस एरिया में फैलने के बाद यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स छोड़कर चला जाता है, और हर साल ये जो छोटे छोटे नए सेडिमेंट्स, नए अवसाद जमा होते हैं, इस नए अवसाद वाले उपजाऊ मैदान को कहते हैं खादर। और इससे थोड़ा दूर, थोड़ा सा ऊंचाई पर पाया जाने वाला, जो तुलनात्मक रूप से खादर की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ है, उसको कहते हैं बांगर। अब यहाँ खादर और बांगर हमने इसलिए देखा क्योंकि हम पंजाब की सतलज के मैदान की बात कर रहे हैं। तो ये जो खादर का मैदान है, इसे पंजाब में एक नाम दिया जाता है, इसे पंजाब में कहते हैं बेट, खादर वाले क्षेत्र को। और पंजाब में जो बांगर वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं ढाया। ढाया, तो बेत और ढाया जो नाम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। खादर वाले क्षेत्र को पंजाब में बेत कहते हैं और बांगर वाले क्षेत्र को कहते हैं ढाया। वास्तव में बांगर जो है वो क्या होता है,
जहां पर नदी के पास वाला, किनारे वाला ये निम्न भूमि क्षेत्र खत्म होता है और उच्च भूमि क्षेत्र शुरू होता है, तो वहां ये ऊंचे और नीचे भाग के बीच में एक कगार जैसी होती है, ये एक एज होती है। ये जो कगार है इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लफ। तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है ब्लफ, और इस ब्लफ को पंजाब में नाम जो दिया गया है स्थानीय भाषा में, ब्लफ को या जहां खादर होता है, खादर के पास जो कगार पाई जाती है उसको कहते हैं ढाया। तो कुल मिला के ढाया किसको कहेंगे? ढाया सिंपल सा ये है कि खादर के मैदान के ठीक पास में जो कगार जैसी देखने को मिलती है, ये इस तरह का जो ऊंचा क्षेत्र, ये नीचा खादर है, फिर ये ऊंचा क्षेत्र आ गया, ये जो कगार वाला क्षेत्र है इसे ब्लफ कहते हैं इंग्लिश में, और वहां पर कहेंगे पंजाब में ढाया। ये है ढाया, ब्लफ, जहाँ पे खादर खत्म हो जाता है, खादर के किनारे वाला जो क्षेत्र है, और जहां बांगर शुरू होता है वहां पर ये जो ऊंचा क्षेत्र है इसी को कहा जाता है ढाया। तो अगर आपको कहीं लिखना हो तो क्या है, यदि ढाया आ जाए 2 नंबर में तो आप लिखेंगे पंजाब में खादर के कगार वाले क्षेत्र में, खादर के किनारे वाले क्षेत्र में स्थित कगार को कहते हैं ढाया। खादर के किनारे वाले क्षेत्र पर स्थित कगार को कहते हैं ढाया। इंग्लिश में अगर देखें तो आप लिखेंगे कि near the Khadar region of river, bluff is found and this bluff is called dhaya in local language in Punjab। और बेट पूछा जाए तो बेट में आप लिखेंगे कि खादर के मैदान जो नवीन अवसादों से बने होते हैं उन्हें पंजाब में बेट कहा जाता है। The Khadar plains which are formed of new sediments are called बेट in पंजाब। तो ये बेट और ढाया, ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ढाया में सिंपल सा अर्थ ये भी हो सकता है कि बांगर प्रदेश को ढाया कहते हैं पंजाब में। तो ये हो गया बेट और ढाया। अब जो है आगे हमें और भी प्रदेश देखने हैं। प्रादेशिक आधार पर आगे अगर देखें तो गंगा का मैदान आता है। गंगा का मैदान कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है? तो अगर स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड का थोड़ा सा दक्षिणी भाग, यूपी, राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान वाला सेक्शन है वो भी इसी में आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये बिहार वाला पार्ट, बिहार वाले पार्ट के अलावा झारखंड का थोड़ा सा पार्ट, और फिर ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये गंगा के मैदान में सम्मिलित है पूरा। और ये जो है पूरा प्लेन रीजन गंगा के मैदान वाला, इसे हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वत के पूर्व से शुरू होता है। यहाँ अरावली माउंटेन है, ये प्रदेश अरावली पर्वत के पूर्व से प्रारंभ होकर और पश्चिम बंगाल तक, यहाँ ये जो वेस्ट बंगाल का किनारा है ये बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे बांग्लादेश, ये है पश्चिम बंगाल। तो पूर्व में अरावली पर्वत के पूर्व से लेकर और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जिसमें राज्य मुख्यतः मेनली जो स्टेट्स हैं वो तो है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, पर आसपास के जो छोटे मोटे थोड़े बहुत राज्यों का जो क्षेत्र है इसमें वो है राजस्थान, उत्तराखंड का तो बहुत ही थोड़ा सा सेक्शन किनारे वाला, बिल्कुल साउथ वाला जो रीजन है वो, और झारखंड का थोड़ा सा पार्ट, सॉरी ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट। तो ये इन राज्यों में फैला हुआ है गंगा का मैदान। आपको राज्य समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी में मोस्टली पठारी क्षेत्र है, प्लाटो रीजन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर ये झारखंड, ये है बिहार, ये आ जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आगे बांग्लादेश आ जाता है, ये भी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ऊपर ये सिक्किम है, यहाँ पर ये असम आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेघालय, और आगे उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट्स हैं इंडिया के। अब मेनली जो गंगा बहते हुए जाती है उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, और फिर झारखंड के और बिहार के बॉर्डर रीजन से बिल्कुल किनारे से होते हुए फिर चले जाती है बांग्लादेश में और मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। पर यहाँ पश्चिम बंगाल में उसकी एक वितरिका निकलती है डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसका नाम है हुगली। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल भी इंक्लूडेड है गंगा के मैदान में, क्योंकि हुगली निकलती है यहाँ से। हुगली से झारखंड से एक नदी आती है जो हुगली से आकर मिलती है, जिसका नाम है दामोदर। तो दामोदर भी आकर मिलती है इससे,
हुगली नदी से, इसलिए झारखंड वाला भी कुछ सेक्शन इसमें इंक्लूड हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर झारखंड से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा और ये दामोदर के बीच वाला जो सेक्शन है ये भी एक गंगा के मैदानी क्षेत्र का भाग है। तो गंगा के मैदान जो हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन गंगा के मैदान में ही होता है। और गंगा नदी का अगर ढाल हम देखें, ऐसे आती है उत्तराखंड यूपी वाले क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की तरफ, तो स्लोप कैसा हुआ, उत्तर पश्चिम से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है गंगा नदी, तो पूरे मैदान का स्लोप ढाल वैसा ही होगा। काफी मंद ढाल है, जेंटल स्लोप है, और उत्पादन और जनसंख्या निवास वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है इस गंगा के मैदानी क्षेत्र में। अब गंगा का जो मैदान है उसके अलग अलग प्रादेशिक भाग है, रीजनल नेम्स हैं अलग अलग गंगा के मैदान के। अब कौन कौन से रीजनल नेम्स गंगा के मैदान में हैं तो उनको देखते हैं। उससे पहले आप देखिए कि गंगा नदी कहाँ से गुजर रही है और क्या है। तो देखिए ये गंगा नदी है और गंगा नदी यहाँ बांग्लादेश तक पहुंची है। और बांग्लादेश में किससे मिलेगी गंगा नदी, ये मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी से। दोनों मिलकर डेल्टा बनाएंगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जहां ये दोनों मिल रही है ये बांग्लादेश है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ ऊपर से एक गंगा की सहायक नदी आकर मिलती है बिहार में, जो बिहार का शोक भी कहलाती है नदी, उस नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी के अलावा यहाँ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक छोटी नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, महानंदा नदी। फिर यहाँ पर जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के, झारखंड से पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में एंटर होते ही वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, एक वितरिका निकलती है। मतलब सहायक नदियां क्या होती है, वो नदी में आकर मिलती हैं। वितरिका क्या होती है, नदी से निकलती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स जो रिवर से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है वितरिका, उसका नाम है हुगली। हुगली सीधे जाती है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह है हुगली नदी। फिर झारखंड से एक नदी आती है जो हुगली नदी से आकर मिलती है, उस नदी का नाम है दामोदर। तो ये झारखंड से आ रही है दामोदर नदी। झारखंड से ही एक नदी निकलती है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर रीजन से होती भी जाती है, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। ये उड़ीसा है, यहाँ पश्चिम बंगाल, तो यहाँ ये स्वर्ण रेखा नदी है जो बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियां मुख्य मुख्य समझ में आ गई हैं, तो अब मैदान भी देखेंगे हम। तो वापस बता देती हूँ नदियां, गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों जहां मिल रही है वो बांग्लादेश है। कोसी नदी बिहार, ये नेपाल वाला सेक्शन है, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो ये नेपाल है। कोसी नदी बिहार में गंगा नदी से आकर मिलती है। महानंदा नदी वेस्ट बंगाल से निकलकर फिर गंगा नदी से आकर मिलती है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर रीजन पर। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी निकलती है गंगा से। हुगली की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, पर यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं क्योंकि स्वर्ण रेखा और दामोदर के बीच में एक मैदान है जिसका एक अलग से नाम है, इसलिए देख रहे हैं। तो अब कौन कौन से मैदान है गंगा में यहाँ पे सम्मिलित जो है, तो देखिए यहाँ पर जो गंगा का मैदान है, मतलब यूपी के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में जो गंगा का मैदान है उसका नाम है रोहिलखंड। उसके बाद यहाँ लखनऊ के आसपास जो यूपी के सेंट्रल पार्ट में गंगा का मैदान है, मध्य भाग में, उसे कहते हैं अवध का मैदान। फिर यूपी से आप जब बिहार में जाते हैं, ये बिहार वाला भाग है, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में जो मैदान है उसका नाम है मिथिला। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं मगध, मगध का मैदान। फिर ये जो कोसी नदी है और ये महानंदा नदी है, कोसी और महानंदा के बीच में जो बिहार वाला भाग है वहां इस मैदान को कहते हैं बारिंद का मैदान, बारिंद का मैदान। और दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी के बीच वाला ये पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है, यहाँ इसे कहा जाता है रार के मैदान। तो गंगा के मैदान के विभिन्न प्रादेशिक नाम है, डिफरेंट रीजनल नेम्स हैं गंगा प्लेन के, जो है रोहिलखंड, अवध, मिथिला, मगध, बारिंद और रार। रोहिलखंड कहाँ है, पश्चिमी यूपी में। अवध कहाँ है, लखनऊ के पास। मिथिला कहाँ है, गंगा के उत्तर में, बिहार में। और मगध गंगा के दक्षिण में, बिहार में। बारिंद कहाँ है, बिहार में है, कोसी और महानंदा नदी के बीच में। रार मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच में। तो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसके प्रादेशिक भाग है।
तो गंगा का मैदान जो है उसका ढाल बताना है, अगर आपको कहीं पे भी आंसर में लिखते हो स्लोप नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, प्रादेशिक आधार पर बहुत से राज्यों में फैला हुआ है। मुख्य राज्य जो है वो आपको जहाँ पे फैली हुई दिख रही है नदियां, वो है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट मेन राज्य है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहीं पर रहती है। इसके डिफरेंट रीजनल नेम्स हैं, जो कि ये 6 रीजनल नेम्स यहाँ पर प्रादेशिक भाग जो है पार्ट्स वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान के जो नाम है वो यहाँ पे भी लिखे हैं। रोहिलखंड वेस्टर्न यूपी, अवध लखनऊ के पास, मिथिला नदन बिहार में, मगध सदन बिहार, बारिंद कोसी महानंदा के बीच में, और रार का मैदान दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच में। आप एटलस में इन सब नेम्स को लोकेट कीजिएगा, आपको मिलेंगे ये नाम, अधिकतम मिल जाएंगे आपको मोस्टली। अब गंगा का जो मैदान हमने किया है, इस मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में और बांटा जा सकता है। जैसे ये जो गंगा का मैदान है, इसमें ऊपर वाला जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसे कहते हैं अपर गंगा प्लेन्स, मतलब ऊपरी गंगा का मैदान। अपर गंगा प्लेन्स, ऊपरी गंगा का मैदान, जिसमें मुख्यतः मैदानी क्षेत्र में आप यूपी, थोड़ा सा दिल्ली वाला पार्ट और यहाँ पे राजस्थान का कुछ सेक्शन जो है इस ऊपरी गंगा के मैदान में सम्मिलित है। मध्य जो गंगा का मैदान है, मध्य मिडिल गंगा प्लेन्स, वो यूपी, बिहार, थोड़ा सा झारखंड वाले पार्ट में विस्तृत है, मिडिल गंगा प्लेन्स। और उसके बाद आ जाता है लोअर गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा के निचले मैदान। गंगा के निचले मैदान में मुख्यतः सम्मिलित है पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है वो। तो गंगा के मैदान को इन 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान। तो ये हो गए गंगा के मैदान। अगर आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? गंगा का मैदान अरावली के पूर्व से होकर लेकर पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। यह भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन तथा सर्वाधिक जनसंख्या निवास पाया जाता है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके विभिन्न प्रादेशिक नाम है और डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आपको बताने, राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं जहां जहां ये विस्तृत है। और इंग्लिश में अगर बात करें, दिस गंगा प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अरावली माउंटेन अप टू वेस्ट बंगाल and the slope of this plain is from northwest towards southeast. It extends in many states such as UP, Bihar, West Bengal, some part of Jharkhand, Rajasthan, Uttarakhand, etc. And this plain region witness highest production and highest population density in India. तो ये सब चीजें and it has various regional names, और वो 6 regional names आपको उसमें लिखने। तो इस तरह से आपको गंगा का मैदान समझाना है। तो आज की क्लास में हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और उसके साथ साथ हमने राजस्थान के सतलज के और गंगा के मैदान देखे। अगली क्लास में हम ब्रह्मपुत्र के मैदान देखेंगे और उसके साथ साथ भाबर, तराई, खादर, बांगर वगैरह जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, प्लस महत्व देखेंगे मैदानों का और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।